हेलो फ्रेंड्स, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय जो संविधान है इसके कई विशेषताएं ऐसी है, कई प्रोविजंस ऐसे हैं जो दूसरे देश के संविधानों से प्रेरित है, दूसरे देशों के संविधानों से लिए गए, आयातित है थोड़े से। और उन्हीं में से एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है, बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो आज हमारी चर्चा का, हमारे इस लेक्चर का टॉपिक जो है शक्तियों के पृथक्करण का यही सिद्धांत है। हम इसके अलग अलग पक्ष देखेंगे। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, हम इसके अर्थ देखेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है, ये कहाँ से शुरू हुआ है, आरंभ कैसा हुआ, हाउ इट वाज ओरिजिनेटेड एंड हाउ इट इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड इन इंडिया, भारत में इसका क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है, और थोड़ा सा इसका कंपैरेटिव रूप भी पढ़ेंगे। तो ये सब आज हमारा विषय होगा। आप देख रहे हैं शिखर ICS चैनल फॉर एजुकेशनल वीडियोज़ एंड आई एम योर फ्रेंड सुनील सिंह। तो हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। टॉपिक का नाम है शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स। भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था का एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, अलग अलग एग्जाम्स में आ चुका है और ये प्रीलिम्स की दृष्टि से भी और डिबेट की दृष्टि से भी, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम शक्तियों के पृथक्करण का सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। अर्थ देखते हैं। देखिए, अर्थ जो है थोड़ा सा गहरा है, थोड़ा सा व्यापक है, हम इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। हम इसको इस तरह से समझते हैं कि किसी भी शासन व्यवस्था में कोई भी जो शासन होता है, कोई भी जो रूल होता है, उसके तीन बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं। एक होती है विधायिका, जिसको इंग्लिश में लेजिस्लेचर कहते हैं। एक तो लेजिस्लेचर है, दूसरा जो है वो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, और एंड द थर्ड वन इज न्यायपालिका, जुडिशियरी। जुडिशियरी, these are the three important and essential parts of any ruling system। किसी भी राज्य व्यवस्था के ये सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं और ये तीनों हर शासन, हर देश की हर राजनीतिक व्यवस्था में पाए जाएंगे। इनका रूप थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, इनका वेटेज अलग अलग हो सकता है, कहीं इसका ज़्यादा महत्व होगा, कहीं इसका ज़्यादा महत्व होगा, कहीं इसका ज़्यादा महत्व होगा, लेकिन होंगे ज़रूरी है, रहते ही हैं तीनों जगह। तीनों जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों पाए जाएंगे किसी भी शासन व्यवस्था में। भारत में भी है। भारत की स्थिति देखें जरा, इसको देखते हैं कि इनके कार्य क्या है, फिर भारत की स्थिति देखते हैं। तो विधायिका जो है, इसका कार्य यह है कि ये विधायन का काम करता है, विधि का निर्माण करता है, कानून बनाने का काम करता है। लेजिस्लेचर का काम है इट लेजिस्लेट्स, दैट इज इट मेक्स लॉज। तो ये कानून बनाने का काम करता है। कार्यपालिका जो है इसको क्रियान्वित करने का काम करती है, एग्जीक्यूट करती है। जो कानून इसके द्वारा बनाए जाएंगे उनका प्रॉपर एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन इसका दायित्व होगा। और न्यायपालिका ये देखेगी कि कानून ठीक तरीके से बनाए जा रहे हैं और कानून संविधान के दायरे में बनाए जा रहे हैं, कानून संविधान के दायरे में रह के ही उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है, ये देखने का काम न्यायपालिका का है। तो मैंने बताया कि हर देश में इनका रूप है किसी न किसी में रूप में। भारत में देखा जाए तो भारत में विधायिका जो है, विधायिका देखी जा सकती है संसद के रूप में, पार्लियामेंट के रूप में। पार्लियामेंट जिसमें लोकसभा, राज्यसभा ये दोनों इंक्लूड है। अगर राज्यों की बात करें तो राज्य में जो विधानसभा है, विधायिका है, वो पार्लियामेंट का, वो विधायिका का रूप है। और कार्यपालिका का जहाँ तक प्रश्न है, कार्यपालिका जो है वो थोड़ी विस्तृत और बड़ी अवधारणा है। अगर कार्यपालिका में देखें तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति भी आते हैं, राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री और उनका जो मंत्रिपरिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये भी आता है। और साथ में जो दूसरे ऑफिसेज है विच आर वर्किंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एंड लॉज एट द फील्ड लेवल, एट द ग्राउंड लेवल, वो सारे ऑफिसेज इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये कार्यपालिका है, लेकिन हम जो अभी बात कर रहे हैं कार्यपालिका वो ये है।
इस कार्यपालिका की बात करेंगे। न्यायपालिका में तो आप जानते हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट आएगा, उसके नीचे हाई कोर्ट्स आते हैं और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं। तो ये सब कुछ जो है आता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अंतर्गत। अब हम जरा देखते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का अर्थ क्या है। तो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत ये कहता है कि ये जो 3 अंग है राज्य के, ये एक दूसरे से पृथक होने चाहिए। These should be kept separated from each other. इनका सेपरेशन होना चाहिए, ये एक दूसरे से पृथक होने चाहिए, एक दूसरे से अलग होने चाहिए। यहाँ अलग होने का तात्पर्य क्या है? अलग होने का तात्पर्य यह है कि जो लोग विधायिका के सदस्य हैं वो कार्यपालिका में नहीं होने चाहिए, और जो कार्यपालिका के सदस्य है वो विधायिका में नहीं होने चाहिए। इसी प्रकार इन दोनों का, जो कार्यपालिका में है वो न्यायपालिका में नहीं होने चाहिए, जो न्यायपालिका में है वो कार्यपालिका में नहीं होने चाहिए। इसी प्रकार इन दोनों का भी, कि जो न्यायपालिका में है वो विधायिका में नहीं होने चाहिए, जो विधायिका में है वो न्यायपालिका में नहीं होने चाहिए। There cannot be membership of simultaneously of any two organs of these three. इन तीनों में से किसी भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसके पास दोनों की सदस्यता हो। कोई भी व्यक्ति इन तीनों में से किसी 2 का या तीनों का एक साथ सदस्य नहीं होना चाहिए। ये अर्थ है कि तीनों जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी शुड बी केप्ट अपार्ट। नो मेंबर शुड बी ए कॉमन मेंबर ऑफ एनी 3 और एनी 2 ऑफ दीज। इसे हम कहते हैं शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, यानी कार्यपालिका विधायिका से, विधायिका न्यायपालिका से और न्यायपालिका विधायिका से पृथक होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए और सेपरेट होनी चाहिए। तो ये तो है इसका अर्थ। जरा देखें कि यह आरंभ कहाँ से हुई है। देखिए, इसका आरंभ जो है वो माना जाता है फ्रांस में। जब फ्रांस की क्रांति हुई थी उसी समय या उसके कुछ समय पहले फ्रांस में एक विद्वान हुए मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू जो है वो, उन्होंने एक किताब लिखी थी स्पिरिट ऑफ लॉ, कानून की आत्मा, विधि की आत्मा, स्पिरिट ऑफ लॉ। ये लिखी गई मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। मॉन्टेस्क्यू ने इसी किताब में इस सिद्धांत का पहली बार वर्णन किया था कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका एक दूसरे से अलग होनी चाहिए, उनको अलग रखा जाना चाहिए। यही जनहित में है, यही जनता के हित में कि ये तीनों एक दूसरे से क्या हो, अलग हो। तो इस तरह से ये आरंभ हुआ है। देखिए, भारत में भी इसकी बात हुई है बहुत पहले, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था और भारत में अलग अलग गवर्नर जनरल्स ने शासन किया था, तब भी इसकी बात भारत में दिखाई देती है और इसकी बात हुई है। और वो हुआ है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, इन द पीरियड ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस का पीरियड है 1786 से लेकर 93 तक, 1786 to 93। इस पीरियड में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भी इसको अपनाया है। आप देखिए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानूनों का एक संकलन किया था। ही मेड ए कंपाइलेशन ऑफ लॉज और उसको नाम दिया था कॉर्नवालिस कोड। तो उस कॉर्नवालिस कोड में इस सिद्धांत को सम्मिलित किया गया था। आप देखिए कि कॉर्नवालिस के समय कलेक्टर्स का पद, देखिए कलेक्टर्स का पद जो है शुरू तो इसके पहले हो गया था वारेन हेस्टिंग्स के समय, लेकिन कॉर्नवालिस ने जो है कलेक्टर के पद को बहुत विकसित किया। लेकिन उसने क्या किया था, पहले क्या होता था, कलेक्टर जो है वो कार्यपालिका भी था और न्यायपालिका भी था। यानी कलेक्टर जो है वो जो है राजस्व के संकलन का काम भी कर रहा था, बट एट द सेम टाइम ही वॉज ए पार्ट ऑफ द जुडिशरी ऑल्सो। वो कानून का संकलन भी कर रहा था और कानून से संबंधित न्याय भी कर रहा था। राजस्व का संकलन भी कर रहा था और राजस्व से संबंधित न्याय भी कर रहा था। इसका मतलब राजस्व का जब संकलन कर रहा था तो वो कार्यपालिका का हिस्सा था, एग्जीक्यूटिव का पार्ट था। और व्हेन ही वाज मेकिंग जस्टिस फॉर द रेवेन्यू पर्पस,
वो जो है जुडिशरी का हिस्सा था, तो वो कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों का हिस्सा था। लेकिन कॉर्नवालिस ने इस स्थिति को, इस स्टेटस को समाप्त कर दिया और उसने जो है कलेक्टर से न्याय करने के अधिकार छीन लिए थे। तो अब कलेक्टर जो है वो केवल एग्जीक्यूटिव का पार्ट होगा, ही विल नॉट बी ए पार्ट ऑफ द जुडिशरी। ये व्यवस्था की गई लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। इसलिए कहा जाता है कि भारत ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस सिस्टम को, इस व्यवस्था को, यानी शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को सबसे पहले अपनाया है या उसको स्थापित किया है। तो ये इस तरह से आरंभ होता है शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। अब देखते हैं कि भारत में इसकी क्या स्थिति है। देखिए, भारत में बड़ी मज़ेदार स्थिति है। जैसे फिर से एक बार देखें कि शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत है क्या। ऐसा सिद्धांत जो मानता है कि विधायिका को, कार्यपालिका को यानी एग्जीक्यूटिव को, और न्यायपालिका को यानी जुडिशरी को, इन तीनों को एक दूसरे से पृथक होना चाहिए। ये सिद्धांत जो है शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है। भारत में कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात तो की गई है और उसको लागू भी किया गया, पूरी तरह से लागू है। आप देखिए, भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है 50, अनुच्छेद 50, नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में इसे सम्मिलित किया गया है, अनुच्छेद 50 को। और आर्टिकल 50 ये कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से पृथक होनी चाहिए। ये राज्य का कर्तव्य है, ये राज्य का दायित्व है कि वो कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से पृथक रखे। द स्टेट मस्ट एंड्योर टू कीप द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव सेपरेटेड। ये आर्टिकल 50 कहता है और ये हमारे यहाँ लागू भी किया गया है। हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति जो कार्यपालिका का हिस्सा है वो न्यायपालिका में नहीं होता है, और जो न्यायपालिका में है वो कार्यपालिका का हिस्सा नहीं होता है। हालांकि इसका थोड़ा बहुत अपवाद रेवेन्यू में दिखाई देता है, क्योंकि रेवेन्यू के क्षेत्र में हमारे यहाँ जो मतलब राज्य स्तर पर या जिला स्तर पर बात करें, जो रेवेन्यू के अधिकारी है वो दोनों रोल प्ले करते हैं। जैसे कलेक्टर है या जिला स्तर पर कलेक्टर है, या डीएम जो होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, या जो सब डिवीज़न लेवल पर एसडीएम है या तहसील स्तर पर तहसीलदार है, वो राजस्व से संबंधित कलेक्शन का भी काम करते हैं और राजस्व से संबंधित न्याय का भी काम कर रहे हैं। तो थोड़े से अपवाद को छोड़ दिया जाए तो भारत में कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र है, लेकिन विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से पूरी तरह से पृथक नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसको भी समझिए जरा आप कि भारत में क्या हो रहा है। कार्यपालिका यानी क्या है, राष्ट्रपति है, मैंने बताया, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है। अब मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है, यही कार्यपालिका है जो वास्तव में काम करती है, क्योंकि राष्ट्रपति हमारे यहाँ केवल एक औपचारिक सा प्रमुख है। तो हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री है और मंत्रिपरिषद है, आप देखिए, प्रधानमंत्री और मंत्री बनने के लिए हमारे यहाँ एक अनिवार्य शर्त है कि वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होने चाहिए, या 6 महीने के अंदर, शपथ ग्रहण करने के 6 माह के अंदर उन्हें ऐसी सदस्यता प्राप्त कर लेनी चाहिए। द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स शुड एसेंशियली बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, और दे शुड अचीव सच मेंबरशिप विद इन 6 months फ्रॉम टेकिंग ओथ। तो शपथ लेने के 6 माह के अंदर उन्हें ऐसी सदस्यता प्राप्त कर लेनी चाहिए। यानी भारत में जो मंत्री वही बन सकता है जो विधायिका का सदस्य है, यानी कार्यपालिका में जो मंत्री रहेंगे वो विधायिका के सदस्य होते ही होते हैं। अब देखिए कि मान लो कोई जैसे प्रधानमंत्री है भारत के, या कोई मंत्री है, वो कार्यपालिका का भी सदस्य है और वो विधायिका का भी सदस्य है। इसका मतलब जो मंत्री कार्यपालिका का एक सदस्य के रूप में काम कर रहा है, वही संसद की बैठक में जाके विधायिका का भी एक सदस्य के रूप में काम करेगा। तो इस तरह से भारत में विधायिका और कार्यपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र, पूरी तरह से सेपरेटेड, पूरी तरह से पृथक नहीं है। हाँ, भारत में कार्यपालिका और न्यायपालिका तो एक दूसरे से पृथक है, लेकिन भारत में विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से पृथक नहीं है। मोर और लेस द सेम सिचुएशन इज इन ब्रिटेन ऑल्सो। इंग्लैंड में भी यही स्थिति है कि इंग्लैंड में कार्यपालिका और न्यायपालिका तो स्वतंत्र है, लेकिन विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। वहाँ भी जो मंत्री होगा वो विधायिका का सदस्य होता है, क्योंकि देखिए इंग्लैंड और भारत दोनों में पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो लागू है, संसदीय शासन व्यवस्था लागू है। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें हमेशा ये होता है कि मंत्री वही बन सकता है जो विधायिका का सदस्य होगा।
तो चूंकि इंग्लैंड में यही व्यवस्था है, भारत में भी यही व्यवस्था है, इसलिए जो कार्यपालिका के सदस्य हैं वो अपने आप ही विधायिका के सदस्य होते हैं, या अनिवार्यतः है विधायिका के सदस्य होते हैं। लेकिन अमेरिका की स्थिति देखा जाए तो अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अगर कोई व्यक्ति मंत्री बनना चाहता है या राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को मंत्री बनाना चाहता है तो वहाँ ऐसी शर्त नहीं है कि वो विधायिका का सदस्य हो, बल्कि वहाँ तो थोड़ा सा आयरनिकल सिचुएशन है। वहाँ तो ये है कि कोई व्यक्ति मंत्री तभी बन सकता है जबकि वो विधायिका का सदस्य ना हो। A member of the legislature cannot be appointed as a minister in the executive। तो वहां पर यह होगा कि मंत्री वही बनेगा जो विधायिका का सदस्य नहीं होगा। और अगर कोई विधायिका का सदस्य है और उसे आप मंत्री बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट ही विल हैव टू रिजाइन। तो वहां पर जो है, आप अमेरिका की स्थिति देखिए, अमेरिका में यह सिद्धांत आदर्श रूप से लागू हो रहा है, आइडियली इंप्लीमेंटेड है कि वहाँ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से पूरी तरह से पृथक है। तो ये तुलनात्मक सी चर्चा हुई है शक्तियों के पृथक्करण की। तो हमने आज शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत पढ़ा। हमने पढ़ा कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत का अर्थ क्या है। अर्थ यही है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र होनी चाहिए, एक दूसरे से पृथक होनी चाहिए। यानी कोई भी सदस्य जो विधायिका का हो या कार्यपालिका का हो या न्यायपालिका का हो, वो एक ही संस्था का सदस्य होना चाहिए। ही कैन नॉट हैव साइमल्टेनियसली मेंबरशिप ऑफ 2 और मोर इंस्टीट्यूशंस। दूसरा ये कि ओरिजिन कहाँ से हुआ, अपने पढ़ा कि फ्रांस से। मॉन्तेस्क्यू ने बताया भारत में क्या स्थिति है और इसकी तुलनात्मक स्थिति क्या है। तो हमने आज इस तरह से पढ़ा है। फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपके जो और दूसरे फ्रेंड्स हैं हु आर एस्पायरिंग इन द डिफरेंट एग्ज़ाम्स, उनको भी बताइए। और दूसरे भी लोग जो डिबेट में भाग लेते हैं, जो निबंध लिखते हैं, उनके लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है, उनको भी जानना चाहिए, तो उनको भी बताइए। और दूसरा ये कि अगर आपको इसमें कोई चीज़ नहीं अच्छी लगी हो या कोई और विषय जिस पर आप चर्चा करना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, हमें बताइए। और अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि नियमित रूप से ये वीडियो मिल सके। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।